दोस्तों, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने चांद को या फिर तारों को आराम से बैठकर देखा है? शायद कुछ ही लोगों ने। कई लोगों ने तो फुर्सत से तारों को अपने बचपन में ही देखा होगा। दोस्तों, जब भी मैं तारों की ओर देखता हूँ, मुझे एक उम्मीद नजर आती है। उम्मीद इस अनंत ब्रह्मांड में जीने की और इसकी गहराइयाँ जानने की। उसी उम्मीद के सहारे हजारों सालों से इंसान इस ब्रह्मांड को जानने की कोशिश कर रहा है और धरती जैसे प्लैनेट्स की खोज कर रहा है। इंसानों ने अब तक स्पेस टेक्नोलॉजी और रॉकेट इंजीनियरिंग के बलबूते कई मिशंस किए। इनमें कई अचीवमेंट्स हासिल है। इन सभी में सबसे अद्भुत था अमेरिका के नासा का वॉयेजर प्रोग्राम और उसमें जोड़ा गया गोल्डन रिकॉर्ड, जिसमें धरती की एक झलक मौजूद है। Ignition, and we have liftoff. We have liftoff of the Titan Centaur, carrying the first of two Voyager spacecraft to extend man's steps farther into the solar system than ever before. साल था 1964, जब गैरी फ्लैंड्रो नाम के एक इंजीनियर नासा के जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी में काम कर रहे थे। उन्होंने स्टडी किया कि 1970s और 1980s के दौरान जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये चार प्लैनेट्स कुछ ऐसी अनोखी पोजीशन में आने वाले हैं जो केवल 176 ईयर्स में एक बार होता है, जिसकी मदद से कोई भी एक स्पेसक्राफ्ट आसानी से एक प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फोर्स का यूज़ करके दूसरे प्लैनेट्स की ओर जा सकता है, जिसे टेक्निकल भाषा में ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट या फिर ग्रेविटी असिस्ट मैन्यूवर कहते हैं। फिर क्या, 1966 में JPL ने भी इस प्रोजेक्ट को प्रमोट करना शुरू कर दिया, जो ना सिर्फ एक टाइम सेविंग बल्कि एक इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल आइडिया था, जिससे आसानी से सिंगल स्पेसक्राफ्ट के सहारे चारों आउटर प्लैनेट्स का सर्वे हो जाता। JPL के कहने पर 1969 में नासा ने एक आउटर प्लैनेट्स वर्किंग ग्रुप बनाया, जिसने शुरुआत में 2 मिशन का कंसेप्ट प्रपोज किया। 1971 आते आते इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट तब $1 बिलियन तक हो गई, जिससे गवर्नमेंट फंडिंग प्रॉब्लम्स के कारण 4 स्पेसक्राफ्ट वाले दोनों मिशंस को कैंसिल करके सिर्फ 2 स्पेसक्राफ्ट वाले मिशन को ही परमिशन मिल पाई, जिसमें अब जुपिटर, सैटर्न और सैटर्न का मून टाइटन ही कवर होने वाला था। इस वक्त नासा ने लॉन्ग टर्म विजन दिखाते हुए इन दोनों स्पेसक्राफ्ट को ओरिजिनल ग्रैंड टूर प्रोग्राम पूरा करने के हिसाब से ही डिज़ाइन किया था, जिसमें चारों आउटर प्लैनेट्स को विजिट करने का प्रपोजल था। पर इसे दुनिया के सामने ऐसा दिखाया गया कि ये मिशन सिर्फ जुपिटर और सैटर्न तक ही सीमित है, ताकि इसकी एस्टिमेटेड प्राइस कम बताई जा सके। दोस्तों, मार्च 1977 में लॉन्च के कुछ ही महीने पहले नासा ने इस प्रोजेक्ट का नाम बदलने के लिए एक कंपटीशन रखी थी, जिसके बाद इस मिशन को आज का मौजूदा नाम वॉयेजर प्रोग्राम मिला। फिर आता है वो सुनहरा दिन, 20 अगस्त 1977, जब नासा अपनी हिस्ट्री का सबसे अद्भुत, न भूतो न भविष्यति ऐसा वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट अमेरिका के फ्लोरिडा से टाइटन 3E रॉकेट पर लॉन्च करता है। वॉयेजर 2 के ठीक 16 दिन बाद उसका आइडेंटिकल ट्विन वॉयेजर 1 को 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया जाता है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. MDS, we have ignition, we have a liftoff. लॉन्च करते समय वॉयेजर 1 वॉयेजर 2 के बाद लॉन्च किया गया, पर फास्टर रूट होने के कारण वॉयेजर 1 एस्टेरॉयड बेल्ट को वॉयेजर 2 से पहले पार करता है। यहाँ इंडिया में करीब 11 दिन बाद इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट सूर्यश्री केसरबाई केरकर की डेथ हो जाती है, जिन्हें 1953 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड और 1969 में पद्म भूषण दिया गया था। धरती से निकलकर
करीब 1.5 साल बाद मार्च 1979 को वॉयेजर 1 जुपिटर विजिट करता है, तब वहाँ उसे धरती के अलावा पहली बार जुपिटर के मून आयो पर वॉल्केनिक एक्टिविटी दिखाई देती है, जो धरती से 10 गुना थी। जुपिटर पर वॉयेजर 1 ने जोवियन रिंग सिस्टम, 2 चांद और एक ग्रेट रेड स्पॉट की खोज की, जिसकी डायमीटर 23,000 किलोमीटर थी, जो अर्थ की डायमीटर से करीब 1.8 टाइम्स था। वॉयेजर 1 के बस 4 महीने बाद वॉयेजर 2 भी जुपिटर पर पहुंच जाता है। वॉयेजर 2 ने वहां पहुंचकर इस मिशन का थर्ड मून आद्रास्ता की खोज की और यूरोपा की सबसे नज़दीकी फोटोज निकाली। नवंबर 1980 को वॉयेजर 1 सैटर्न और उसके सबसे बड़े मून टाइटन के सबसे नज़दीक जाने वाला स्पेसक्राफ्ट बन जाता है। वॉयेजर 1 इस मिशन में सैटर्न के 3 नए मून एटलस, प्रोमीथियस और पैंडोरा की खोज करता है। वॉयेजर 1 को सैटर्न का मून टाइटन पर धरती जैसा थिक नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर मिलता है। सैटर्न की ट्रिप के बाद वॉयेजर 1 सोलर सिस्टम के नॉर्थ डायरेक्शन में सोलर सिस्टम से बाहर निकलने की सैर शुरू करता है। अगस्त 1980 को वॉयेजर 2 भी सैटर्न पर पहुंचकर उसके मून्स की स्टडी करता है और जैसे जैसे ये मिशन आगे बढ़ता है वैसे वैसे यहाँ धरती पर नासा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस मिशन की जानकारी दुनिया को देता है। जिस समय वॉयेजर 1 सैटर्न से इंटरस्टेलर स्पेस की ओर बढ़ा, वही वॉयेजर 2 अपने आउटर प्लैनेट्स की जर्नी आगे शुरू रखते हुए 24 जनवरी 1986 को यूरेनस पहुंचता है, जिसकी ली हुई फोटोज के सहारे नए 11 मून्स की खोज होती है। यूरेनस की इस विजिट में ये पता लगता है कि यूरेनस की मैग्नेटिक फील्ड उसके इक्वेटर से नज़दीक है, ना कि अर्थ की तरह, जहाँ पर मैग्नेटिक पोल और रोटेशनल पोल करीब करीब एक ही जगह है। इस विजिट में पता चलता है कि यूरेनस का एवरेज टेम्परेचर -353 डिग्री सेल्सियस है, जो यूरेनस को वन ऑफ द कोल्डेस्ट प्लैनेट बना देता है। जब वॉयेजर 2 यूरेनस की विजिट खत्म करता है, नासा की टीम यूरेनस की अपडेट रिपोर्ट को लेकर फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने ही वाली होती है। तभी 28 जनवरी 1986 को स्पेस शटल चैलेंजर डिजास्टर की बुरी खबर आती है, जिसमें करीब 7 एस्ट्रोनॉट्स शहीद होते हैं। Teacher in space Commander Dick Scobie sitting beside pilot Mike Smith in front of the traditional cake featuring Halley's Comet and an apple for the teacher. Judy Resnick on the left, mission specialist, along with Ron McNair. There they are, the crew of Mission 51L. अगस्त 1989 को वॉयेजर 2 नेपच्यून के सबसे करीब पहुंच जाता है, जो उसे चारों आउटर प्लैनेट्स को विजिट करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट बनाता है। नेपच्यून की इस विजिट में वॉयेजर 2 को 6 नए मून्स का पता लगता है। नेपच्यून पर पहुंचने के करीब 5 घंटे बाद ही उसे नेपच्यून के मून ट्राइटन पर गीजर्स निकलते हुए दिखाई देते हैं। इस विजिट के बाद वॉयेजर 2 अपनी आखिरी सैर सोलर सिस्टम के साउथ में शुरू करता है, जो वॉयेजर 1 के बिल्कुल अपोजिट थी। दोस्तों, ये स्पेसक्राफ्ट इंजीनियरिंग का एक बेमिसाल नमूना तो था ही, पर उससे एक और कदम आगे बढ़ते हुए नासा ने इस पर गोल्डन डिस्क के रूप में इंसानी सभ्यता का टाइम कैप्सूल भी जोड़ा, जो शायद कभी किसी इंटेलिजेंट स्पीशीज को मिल जाए। आज भी दोनों वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट खुद के ऊपर एक 12 इंच फोनोग्राफ रिकॉर्ड लिए हुए करीब 60,000 किलोमीटर पर आवर्स, मतलब 17 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से ट्रैवल कर रहे हैं। इस गोल्डन डिस्क में कौन सा डाटा फीड किया जाए, उसके लिए नासा ने एक कमेटी बनाई थी, जिसे कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के कार्ल सागन लीड कर रहे थे। इस रिकॉर्ड में समंदर की लहरें, बहती हवा, बिजली, पंछी, जानवरों की आवाज़ें और करीब 55 एंशंट और मॉडर्न लैंग्वेजेस में ग्रीटिंग्स रिकॉर्ड किए गए। ಕನ್ನಡಿಗರ ಪರವಾಗಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು। अस्सलाम वालेकुम। हम ज़मीन के रहने वालों की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नमस्कार। या पृथ्वीतील लोक तुम्हाला त्यांचे शुभविचार पाठवतात आणि त्यांची इच्छा आहे की तुम्ही या जन्मी धन्य हो। Hello from the children of planet Earth. ये एक गोल्डन प्लेटेड कॉपर डिस्क है, जिसमें करीब 115 कलर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स और डिफरेंट कल्चर और एरास के गाने डाले हुए हैं।
जो धरती की डाइवर्स लाइफ, कल्चर और ऑप्टिमिस्टिक ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट करता है। फरवरी 1990 में सूरज से करीब 6 बिलियन किलोमीटर दूर कार्ल सागन के कहने पर वॉयेजर 1 का कैमरा सोलर सिस्टम की तरफ मोड़ा जाता है और कुछ आखिरी फोटोज खींची जाती है, जिसमें सबसे फेमस धरती की फोटो अ पेल ब्लू डॉट आज भी हमें इस धरती को संभाल कर रखने की गुजारिश करती है। 2012 में वॉयेजर 1 हीलियोपॉज पार करके इंटरस्टेलर स्पेस में एंट्री करने वाला पहला और उसके करीब 6 साल बाद वॉयेजर 2 प्रोब इंटरस्टेलर स्पेस में एंट्री करने वाला दूसरा ह्यूमन मेड ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसा मैंने कहा था, इस गोल्डन रिकॉर्ड में कई आवाजें और गाने डाले हुए हैं। उसमें से एक गाना इंडिया से भी लिया गया था, जो किसी और ने नहीं बल्कि वही फेमस क्लासिकल वोकलिस्ट केसरबाई केरकर ने गाया। आज केसरबाई केरकर नहीं है और कल हम भी नहीं होंगे, पर केसरबाई केरकर ने गाया हुआ ये गीत करोड़ों सालों बाद भी शायद कोई सुन रहा होगा। दोस्तों, आज भी वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट हजारों किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है। हमें नहीं पता कि इसकी मंजिल कहाँ है। हमें नहीं पता कि ये स्पेसक्राफ्ट किसी को कभी मिलेगा भी या नहीं। हमें नहीं पता कि इंसान रहेंगे भी या नहीं। पर हाँ, जब भी ये स्पेसक्राफ्ट किसी को मिलेगा तो हजारों सवालों के जवाब हमें मिलेंगे या फिर उससे और ज्यादा सवाल पैदा होंगे, पता नहीं। जा